केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल। याद रहे इस टॉपिक को आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था और क्लास 12th में भी ये टॉपिक रखा गया है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, it is a device which converts chemical energy into electrical energy. Here, a redox reaction is carried out in indirect manner and decrease in free energy during the reaction is observed as electrical energy. तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या बताया गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक रेडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्ट मैनर में कराया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, और उस रिएक्शन के दौरान जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होता है, जो मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, वह हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। तो आपको बताया गया कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ए रेडॉक्स रिएक्शन इज कैरीड आउट इन इनडायरेक्ट मैनर वेयर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस रिएक्शन के दौरान जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होता है, जो मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, वह हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us consider a simple electrochemical cell consisting of zinc and copper electrode. Here, a zinc rod remains dipped in aqueous solution of zinc sulfate, while a copper rod remains dipped in aqueous solution of copper sulfate. Both of these two rods remain connected together through a voltmeter, and both the solutions remain chemically connected using salt bridge. तो हम यहाँ पर एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, एक सामान्य विद्युत रासायनिक सेल की बात करने जा रहे हैं जो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डुबा देंगे, जिंक रॉड को एक्वस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 में डुबाएंगे, कॉपर रॉड को एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डुबाएंगे। याद रहे ये दोनों मेटालिक रॉड्स एक वोल्ट मीटर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जबकि सॉल्यूशंस, याद रहे ये दोनों रॉड जिन सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं वो सॉल्यूशंस एक दूसरे के केमिकली कांटेक्ट में होंगे, एक दूसरे के रासायनिक संपर्क में होंगे थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। किसके थ्रू? एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। देखते हैं डायग्राम को। ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिखाया गया है कंसिस्टिंग ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स। जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ दिखाया गया है। इस सेल में होता क्या है? तो एक जिंक रॉड को डुबा दिया गया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4। ZnSO4 के, याद रहे यहाँ एक्वस ZnSO4 लिया गया है, उसमें डुबा दिया गया है जिंक रॉड को, जबकि एक कॉपर रॉड को, याद रहे किसको? कॉपर रॉड को डुबाया गया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहां पर सोल्यूशन कौन सा लिया गया है? तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया है और उसमें कॉपर रॉड को डुबा दिया गया है। ये दोनों रॉड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू? वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर लगा है, उसके दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया गया है जिंक रॉड और कॉपर रॉड से, और इन सॉल्यूशंस को भी केमिकल कांटेक्ट में रखा गया है यूजिंग ए सॉल्ट ब्रिज। किसका यूज करके? सॉल्ट ब्रिज का यूज करके। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक सामान्य विद्युत रासायनिक सेल है जो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से बना हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और जिस इलेक्ट्रोड पर भी ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड बोलते हैं। तो यहां पर जिंक रॉड
एनोड की तरह काम करता है, जबकि कॉपर रॉड पर आप देखेंगे कि रिडक्शन की क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी और इस कारण ये कैथोड की तरह काम करता है। याद रहे, जिस इलेक्ट्रोड पर भी रिडक्शन होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? कैथोड नाम देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। During cell operation, zinc atoms of zinc rod lose their valence electrons on rod and come into solution as Zn double plus aqueous ions. These electrons move towards copper rod through conducting wire where they are taken by Cu double plus aqueous ions of the solution. Thus, the electrode reactions and overall cell reaction occurring in cell will be as under. देखिए एनोड पर क्या प्रोसेस होगा। एनोड पर जिंक सॉलिड, याद रहे जिंक रॉड का जो जिंक एटम है वह अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ेगा और Zn डबल प्लस आयन के रूप में सोल्यूशन में आ जाएगा। क्या हुआ? Zn सॉलिड गिव्स Zn डबल प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। ये कहां पर हो रहा है? एनोड पर हो रहा है। यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो जहां इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं किसी एटम के द्वारा, आयन के द्वारा, मॉलिक्यूल के द्वारा इलेक्ट्रॉन का रिमूव किया जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां पर एनोड पर जिंक रॉड पर जिंक सॉलिड यानी जिंक एटम्स इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर छोड़कर Zn डबल प्लस एक्वस के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं आप देखेंगे कि कॉपर रॉड पर जो कि कैथोड की तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूशन के कॉपर आयंस दैट इज Cu डबल प्लस एक्वस टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और किस में कन्वर्ट? याद रहे किससे? कॉपर रॉड से गेन करते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? Cu सॉलिड में। यहां रिडक्शन हो रहा है, आपको मालूम है रिडक्शन किसको बोलते हैं, अपचयन किसको बोलते हैं? तो किसी एटम के द्वारा, आयन के द्वारा और मॉलिक्यूल के द्वारा वन और मोर इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाना क्या कहलाता है? एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाना अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो यहां पर Cu डबल प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu सॉलिड। याद रहे ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर प्रोसेस हो रहा है जिसको हमने नाम दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ये दोनों हाफ रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया। क्या हुआ? जो एरो के इधर वाले पार्ट हैं दोनों रिएक्शंस के ऐड हो जाएंगे। जिंक सॉलिड प्लस Cu डबल प्लस एक्वस। याद रहे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट हैंड साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये कैंसिल हो गए। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या रहा? Zn सॉलिड प्लस Cu डबल प्लस एक्वस साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी गिव्स Zn डबल प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये रहा कंप्लीट सेल रिएक्शन यानी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। थोड़ा सा हम सेल साइड में फिर से चलते हैं। ये देखिए यहां पर हो क्या रहा था ड्यूरिंग सेल ऑपरेशन। जो जिंक रॉड का जिंक एटम था अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर छोड़ा? रॉड के ऊपर। Zn सॉलिड गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रॉड पर छोड़ दिया और Zn डबल प्लस एक्वस के फॉर्म में वो सोल्यूशन में आ गया। ध्यान दीजिए Zn सॉलिड अपना 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ा और Zn डबल प्लस आयन के फॉर्म में वो जिंक एटम कहां आ गया? सोल्यूशन में। क्लियर है? ये जो प्रोसेस हुआ ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहां जो इलेक्ट्रॉन छोड़े गए वो थ्रू कंडक्टिंग वायर मूव करेंगे, कहां पहुंचेंगे? कॉपर रॉड पर। और कॉपर रॉड पर आप देखेंगे जो सोल्यूशन का कॉपर आयन है Cu डबल प्लस एक्वस। याद रहे कॉपर रॉड को आपने कहां डुबाया था? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। सोल्यूशन का कॉपर आयन रॉड से इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर सॉलिड में, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस क्या हुआ? रिडक्शन का हुआ, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन गेन किए गए कॉपर आयंस के द्वारा। और वो कॉपर एटम या तो रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा या नीचे आकर के सेटल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर रिएक्शन क्या रहा? Zn सॉलिड प्लस Cu डबल प्लस एक्वस गिव्स Zn डबल प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये ओवरऑल रिएक्शन यहां पर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
याद रहे इस पार्ट को हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा था। और इस पार्ट को हमने नाम दिया रिडक्शन हाफ सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था। और ये दोनों पार्ट मिलकर के क्या कहलाए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाए। क्या कहलाए, विद्युत रासायनिक सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here oxidation occurs at zinc electrode and therefore it acts like anode, while reduction occurs at copper electrode and therefore it acts like cathode. Here since electrons are released on anode, it is negatively charged, while they are taken from cathode, it is positively charged. Thus, in electrochemical cells, the anode is negatively charged while the cathode is positively charged. Here, due to flow of electrons from the anode to the cathode, electricity is generated which flows in the direction opposite to the direction of flow of electrons, that is from the cathode to anode. तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपको दिखाया गया था, वहां जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया, एनोड नाम दिया। याद रहे जिस इलेक्ट्रोड पर भी ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड बोलते हैं। क्लियर है। कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, उसे हमने क्या नाम दिया, कैथोड नाम दिया। अब खास बात, यहां जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे थे। जिंक एटम जिंक रॉड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे, जिसके कारण जिंक रॉड पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे, रॉड नेगेटिवली चार्ज होगी। क्लियर है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं आप देखेंगे कॉपर रॉड के केस में क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, सोल्यूशन के कॉपर आयंस रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, तो नेचुरली रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और जिसके कारण रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी यहां पर कैथोड जो होगा वह पॉजिटिवली चार्ज होगा। एक जनरल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जब हम कैथोड नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ऐसा आता है कि कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज। तो याद रहे ये कोई बेसिस नहीं है, कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये बेसिस नहीं है। एक्चुअल में ये हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखने को मिलता है, विद्युत अपघटनी सेल में देखने को मिलता है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एनोड पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। और कैथोड वहां नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये देखिए डायग्राम में, यहां देखिए जिंक एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़कर जिंक डबल प्लस आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहे थे। नेचुरली रॉड के ऊपर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे, रॉड कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। तो आप देख सकते हैं यहां जिंक रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये एनोड कहलाएगा। लेकिन रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, रॉड नेगेटिवली चार्ज है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वह नेगेटिवली चार्ज होता है। वहीं जब हम कैथोड की बात कर रहे थे, कैथोड पर क्या हो रहा था, कॉपर आयन सॉल्यूशन का रॉड से इलेक्ट्रॉन लेकर मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा था। इस तरीके से आप देखेंगे कि रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। नेचुरली यहां पर कॉपर रॉड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन यहां कॉपर रॉड के ऊपर, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर चूंकि रिडक्शन हो रहा है, ये क्या कहलाता है, कैथोड। और इस केस में कैथोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो याद रहे जो हमारा एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये गलत है। कैथोड या एनोड का जो डिस्टिंक्शन होता है इस बेसिस पर नहीं होता, चार्ज के बेसिस पर नहीं होता। एनोड हम उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है। और कैथोड हम उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जिस पर रिडक्शन होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, कैथोड और एनोड का ये डेफिनेशन है, न कि चार्ज के बेसिस पर उनका डिस्टिंक्शन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खास बात, यहां पर जिंक रॉड के जो इलेक्ट्रॉन छोड़े गए, रॉड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब वो कहां पहुंचेंगे, धीरे धीरे मूव करते हुए कॉपर रॉड की ओर पहुंचेंगे। देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड।
इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर मूव कर रहे हैं क्योंकि कॉपर रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है जबकि जिंक रॉड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है कहां से कहां, फ्रॉम जिंक रॉड दैट इज एनोड टू कॉपर रॉड दैट इज कैथोड। एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो नेचुरली यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके फ्लो का डायरेक्शन, याद रहे कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो दिशा होती है, चार्ज के फ्लो की जो दिशा होती है, उसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो अगर यहां इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है थ्रू आउटर सर्किट, तो नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये खास बात है यहां का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स थे, एनोड और कैथोड। ये दोनों वोल्ट मीटर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड थे। वहीं सॉल्यूशंस को केमिकल कांटेक्ट दिया गया था, किसके द्वारा, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। अब ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो आप देखेंगे सॉल्ट ब्रिज जो होता है यह एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, एक उल्टी यू ट्यूब है। क्लियर है, ग्लास की बनी हुई यू ट्यूब है जिसमें कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिलअप रहता है, कोई जो है अक्रिय विद्युत अपघट्य भरा रहता है। और ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है आप देखेंगे उसका एक सिरा, एक एंड एनोडिक सॉल्यूशन में डूबा रहता है और दूसरा एंड कैथोडिक सॉल्यूशन में डूबा रहता है। इस तरीके से ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है यह दोनों एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशंस को केमिकल कांटेक्ट देता है, रासायनिक संपर्क देता है। क्लियर है। देखिए अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन बोलें, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, या सिंपली अगर हम सेल का डेफिनेशन करें, व्हाट इज सेल, याद रहे सेल इज ए डिवाइस वेयर टू इलेक्ट्रोड्स रिमेन आइदर डिप्ड इन सेम सॉल्यूशंस और इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस व्हिच आर इन केमिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो सेल क्या होता है, याद रहे सेल एक डिवाइस है जिसमें दो इलेक्ट्रोड या तो सेम सॉल्यूशन में डूबे रहेंगे जैसा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमको देखने को मिलता है, या दो अलग अलग सॉल्यूशंस में डूबे रहेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन में डूबे रहेंगे। तो ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के केमिकल कांटेक्ट में होंगे जैसा कि हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखने को मिलता है। तो याद रहे सेल को कैसे डिफाइन करते हो, सेल का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इट इज ए डिवाइस, क्लियर है, where two electrodes remain either dipped in same solution, same electrolytic solution, or in two different solutions which are in chemical contact with each other। तो याद रहे सेल एक युक्ति है जहां दो इलेक्ट्रोड या तो सेम विद्युत अपघटनी, सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं, या दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डूबे होंगे और ये सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ केमिकल कांटेक्ट में होंगे। ये विशेषता है किसकी, ये डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन किसका, सेल का। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या लिखा है स्लाइड में। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, याद रहे एकेडमिक एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। तो सॉल्ट ब्रिज है क्या, पहले ये देखिए, इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब, यह एक उल्टी यू ट्यूब है, कंसिस्टिंग ऑफ ग्लास एंड रिमेन्स फिल्ड विथ ए सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, KNO3, NaNO3, NH4Cl एटसेट्रा विथ अगर। याद रहे थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज आप डायग्राम में देखिए, पीछे चलते हैं, ये देखिए ये एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, एक उल्टी यू ट्यूब है ग्लास की बनी हुई जिसमें कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इस केस में KCl भरा हुआ है अगर के साथ। याद रहे अगर एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है उसमें KCl मिला दिया गया है, सेमी सॉलिड पेस्ट बना करके इस यू ट्यूब में फिलअप कर दिया गया है और साथ में याद रहे ये सॉल्यूशन सीधे सीधे नीचे ना गिर जाए इसलिए यहाँ पर कॉटन के प्लग्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, कॉटन के प्लग्स,
और ये कॉटन प्लग जो होता है वो जो KCl और अगर अगर का यानी इलेक्ट्रोलाइट और अगर अगर का जो मिक्सचर है उसे मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगा रहता है दोनों एंड्स पर, इसका एक एंड एनोडिक सोल्यूशन में डूबा रहता है तो दूसरा एंड किस में डूबा रहता है, कैथोडिक सोल्यूशन में डूबा रहता है। इस तरीके से ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वह एनोडिक और कैथोडिक सोल्यूशंस को केमिकल कांटेक्ट देता है, रासायनिक संपर्क देता है। आपको मालूम है सेल आप कब बोलेंगे, जब दो इलेक्ट्रोड या तो सेम सोल्यूशन में डूबे हों, और अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं दोनों इलेक्ट्रोड तो ये सॉल्यूशंस एक दूसरे के केमिकली कांटेक्ट में होने चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में केमिकल कांटेक्ट देने का काम कौन कर रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यस, its one end remains dipped in anodic solution while another end in cathodic solution. Both of these two ends remain provided with cotton plug to provide mechanical support to the paste. आप देखेंगे कि दोनों एंड पर जो सॉल्ट ब्रिज के दोनों सिरे हैं जो एनोडिक और कैथोडिक सोल्यूशन में डूबे हुए हैं, इनके सिरों पर कॉटन का प्लग लगा रहता है जो पेस्ट को, सेमी सॉलिड पेस्ट जो उसमें भरा हुआ है अगर अगर और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में फिर से वही चीज दिखाया गया है, सॉल्ट ब्रिज को जो सेम डायग्राम यहाँ हमने लिया है, सॉल्ट ब्रिज दिखाया गया है और सॉल्ट ब्रिज जो एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है ग्लास की बनी हुई, उसमें KCl और अगर अगर फिलअप है। क्लियर है, इसका एक एंड एनोडिक सोल्यूशन में और दूसरा एंड कहाँ पर डूबा हुआ है, कैथोडिक सोल्यूशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, अब बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या होता है। ये देखिए, सॉल्ट ब्रिज परफॉर्म्स फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन, सॉल्ट ब्रिज। पहला देखिए क्या है, it completes this circuit by providing chemical contact to the anodic and cathodic solutions so that the flow of electrons occurs continuously in the cell and therefore electricity is generated continuously। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है कि यह एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशन को रासायनिक संपर्क देता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। याद रहे, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो ओपन सर्किट में नहीं हो सकता, ये हमेशा किस सर्किट में होगा, क्लोज सर्किट में होगा। तो ये सबसे पहला काम करता है, इट कंप्लीट्स दिस सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है बाय प्रोवाइडिंग केमिकल कांटेक्ट टू द एनोडिक एंड कैथोडिक सॉल्यूशंस। एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशंस को रासायनिक संपर्क देकर यह सर्किट को पूरा करता है ताकि सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअसली होता रहे और इलेक्ट्रिसिटी लंबे समय तक जनरेट होती रहे। तो सबसे पहला फंक्शन है, इट कंप्लीट्स दिस सर्किट by providing chemical contact to the anodic and cathodic solutions so that the flow of electrons occurs continuously in the circuit and electricity is generated for longer time। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन इसका देखिए, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक सॉल्यूशंस बाय फर्निशिंग appropriate numbers of anions and cations in these solutions so that flow of electrons occurs continuously in the cell and therefore electricity is generated continuously। If salt bridge is not used, then after some time anodic solution will become positively charged and cathodic solution will become negatively charged, hence the flow of electrons will obstructed and generation of electricity will get stopped। तो आप देखेंगे कि जो सॉल्ट ब्रिज है वह एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशंस में एप्रोप्रिएट आयंस रिलीज करके इन सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को यानी विद्युत उदासीनता को मेंटेन करता है, दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सर्किट में लंबे समय तक होता रहे।
अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद जो एनोडिक सॉल्यूशन है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। और जो कैथोडिक सॉल्यूशन है वह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगा। ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हुआ मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बंद हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, यहां देखिए हो क्या रहा है। जैसे ही जिंक एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जिंक रॉड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और सॉल्यूशन में आएंगे Zn डबल प्लस आयंस के फॉर्म में, धीरे धीरे सॉल्यूशन में जिंक डबल प्लस आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी। याद रहे क्योंकि सॉल्यूशन में कौन आ रहे हैं, जिंक आयंस आ रहे हैं। यहां एनोडिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे। सपोज आपने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया है, क्या होगा, पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में बढ़ेंगे, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन यहां छोड़े जा रहे थे उनको अट्रैक्ट करेगा, आगे जाने नहीं देगा। वहीं अगर सॉल्ट ब्रिज हम यूज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन के कॉपर आयंस हटते जा रहे हैं, कॉपर आयंस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेकर मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा, सॉल्यूशन के कॉपर आयंस तो हट गए लेकिन सल्फेट आयंस अभी भी सॉल्यूशन में बने हुए हैं। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनको रिपेल करेगा, यानी आने नहीं देगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वह बंद हो जाएगा। अब ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया गया, सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। अब ये देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, जैसे ही कैटायन जिंक एटम जिंक डबल प्लस आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आए, ये सॉल्ट ब्रिज यहां क्लोराइड आयन, चूंकि KCl लिया गया था, क्लोराइड आयन एनायन यहां पर रिलीज कर देगा एप्रोप्रिएट नंबर में, ताकि ये एनायन इस कैटायन को न्यूट्रलाइज कर दे, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे। वैसे ही जैसे ही सॉल्यूशन से कैथोडिक सॉल्यूशन में कॉपर आयंस हटेंगे, वहां क्या होगा, ये जो सॉल्ट ब्रिज था वह पोटेशियम आयन यानी कैटायन रिलीज कर देगा। यहां KCl लिए हैं इसलिए पोटेशियम आयन सॉल्यूशन में फर्निश करेगा, छोड़ेगा। इससे क्या होगा, सॉल्यूशन में जो कॉपर आयनों की कमी हुई थी, जो पॉजिटिव आयनों की कमी हो गई थी, वह फिर से मेंटेन हो जाएगी, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा। तो आपने देखा कि सॉल्ट ब्रिज एनोडिक सॉल्यूशन में एनायन रिलीज करके और कैथोडिक सॉल्यूशन में कैटायन रिलीज करके इन सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, इन सॉल्यूशंस के विद्युत उदासीनता को मेंटेन करता है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सर्किट में लंबे समय तक होती रहे और लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहे। तो ये दो फंक्शन है किसके, सॉल्ट ब्रिज के। पहला फंक्शन आपने क्या देखा, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय प्रोवाइडिंग केमिकल कॉन्टैक्ट टू द एनोडिक एंड कैथोडिक सॉल्यूशंस। एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशंस को रासायनिक संपर्क देकर यह सर्किट को कंप्लीट करता है। और दूसरा फंक्शन है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक सॉल्यूशंस। एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे, बाय फर्निशिंग एनायन इन एनोडिक सॉल्यूशन एंड कैटायंस इन कैथोडिक सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन लंबे समय तक होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लंबे समय तक सर्किट में चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। प्रश्न खड़ा हुआ, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। क्लियर है, तो याद रहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ परिपाटी, कुछ कन्वेंशंस बनाए गए हैं जिसको फॉलो करके हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या है रूल्स।
Following are international conventions for the symbolic representation of an electrochemical cell. किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस देखिए क्या क्या है। पहला कन्वेंशन है एनोड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल द कैथोड इज रिप्रेजेंटेड ऑन राइट हैंड साइड। एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा और कैथोड को राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये पहला कन्वेंशन है। दूसरा कन्वेंशन देखिए क्या है, ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड मेटल इज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट एंड इट इज फॉलोड बाय मेटल आयन। Why both of these two are separated either by semicolon or by single vertical line। याद रहे एनोड को रिप्रेजेंट करते समय मेटल को पहले लिखा जाएगा, मेटल आयन को बाद में। याद रहे एनोड पर मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे मेटल इज रिटन फर्स्ट, इट इज फॉलोड बाय मेटल आयंस, और मेटल आयन के बीच या तो सेमीकोलन होगा, अर्धविराम होगा, या एक सिंगल वर्टिकल लाइन होगी। क्या होगी? सिंगल वर्टिकल लाइन। यानी किस फॉर्म में लिखा जाएगा? मेटल सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड, देन मेटल आयन Mn प्लस एक्वस राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच में हमने एक वर्टिकल लाइन लगा दिया है। क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? एनोड का। तो एनोड रिप्रेजेंट करते समय मेटल को पहले लिखा जाएगा, मेटल आयन को बाद में लिखा जाएगा। दोनों के बीच में या तो सेमीकोलन होगा या सिंगल वर्टिकल लाइन होगी। For example, zinc electrode acting like anode can be represented as under। देखिए जिंक इलेक्ट्रोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो वहां पर मेटल फर्स्ट, जिंक सॉलिड, मेटल आयन बाद में, जिंक डबल प्लस एक्वस, और दोनों के बीच हमने एक सिंगल वर्टिकल लाइन बना दिया। ये जिंक इलेक्ट्रोड एज एनोड के फॉर्म में यहां रिप्रेजेंट किया गया। किसको? जिंक इलेक्ट्रोड। चलिए थर्ड कन्वेंशन, ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड मेटल आयन इज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट एंड इट इज फॉलोड बाय मेटल। बोथ ऑफ these two are separated either by semicolon or by single vertical line। जब हम कैथोड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको मालूम है कैथोड पर मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होता है। तो कैथोड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में पहले मेटल आयन का सिंबल देते हैं, देन मेटल का सिंबल देते हैं, और दोनों के बीच या तो सेमीकोलन होगा या सिंगल वर्टिकल लाइन होगी। क्या होगी? सिंगल वर्टिकल लाइन। ये देखिए यहां पर मेटल आयन Mn प्लस एक्वस को पहले लिखा गया है, मेटल सॉलिड को बाद में लिखा गया है, और उनके बीच में एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाई गई है। ये फॉर्मेट होगा किसके? कैथोड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का। एग्जांपल देखिए। For example, copper electrode acting like cathode can be represented as under। याद रहे कॉपर इलेक्ट्रोड अगर कैथोड के समान बिहेव कर रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो कॉपर डबल प्लस एक्वस, देन कॉपर सॉलिड, और दोनों के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन। ये रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? कैथोड का। क्लियर है? आगे देखिए चौथा कन्वेंशन क्या है? बोथ एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड बाय टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स द सॉल्ट ब्रिज। दोनों एनोड और कैथोड के बीच दो पैरेलल वर्टिकल लाइन होती हैं जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। और लास्ट कन्वेंशन है समटाइम्स, कभी कभी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल ऑफ मेटल आयन। कई बार मेटल आयन के सिंबल के बाद जो मेटल का जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसको भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये कुछ कन्वेंशंस रहे किसके? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन के। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि जिंक कॉपर सेल का, सपोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ है, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा हम आगे देखते हैं। Let us consider zinc copper cell involving following cell reaction। मान लीजिए हम जिंक कॉपर सेल की बात कर रहे हैं जिसमें ये सेल रिएक्शन हो रहा है। कौन सा? Zn solid प्लस Cu डबल प्लस एक्वस
गिव्स Zn डबल प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं जिंक कॉपर सेल में ये ओवरऑल रिएक्शन होता है। कौन सा? Zn सॉलिड प्लस Cu डबल प्लस एक्वस, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, गिव्स Zn डबल प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इट कैन बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज अंडर। देखिए कैसा होगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहां आपको मालूम है जिंक सॉलिड जिंक डबल प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, एनोड जैसा बिहेव कर रहा है। तो एनोड का रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ? Zn सॉलिड मेटल फर्स्ट, देन Zn डबल प्लस एक्वस मेटल आयन लेटर, और इनके बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन। अब आगे देखिए, कॉपर डबल प्लस आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसके समान बिहेव कर रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड यहां, तो कैथोड के समान। तो कैथोड के रिप्रेजेंटेशन में मेटल आयन फर्स्ट, देन मेटल आयन के बाद मेटल लिखा गया है, कॉपर लिखा गया है, और उनके बीच सिंगल वर्टिकल लाइन। ये हो गया आपका कैथोड। और एनोड और कैथोड के बीच डबल वर्टिकल लाइन, दो पैरेलल वर्टिकल लाइन बनी हुई हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। आप देख सकते हैं यहां एनोड को लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है, कैथोड को राइट हैंड साइड लिखा गया है। एनोड और कैथोड के बीच सॉल्ट ब्रिज शो किया गया है। एनोड को रिप्रेजेंट करते समय मेटल को पहले, मेटल आयन को बाद में लिखा गया है, जबकि कैथोड को रिप्रेजेंट करते समय मेटल आयन को पहले और मेटल को बाद में लिखा गया है, और इनके बीच सिंगल वर्टिकल लाइन लगाई गई है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का इंटरनेशनल कन्वेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं जो जनरली आपके होम एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में पूछता है। कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल रिएक्शन दे देगा और बोलेगा उसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या कई बार आपको सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देकर पूछता है इसमें कौन सा सेल रिएक्शन हो रहा होगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन 1, गिव दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्वॉल्विंग फॉलोइंग सेल रिएक्शन। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Cu डबल प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये सेल रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा है। मान लीजिए कॉपर सिल्वर सेल है, कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड से बना हुआ, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर कॉपर सॉलिड कॉपर डबल प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है, जबकि Ag प्लस रिड्यूस हो रहा है Ag में, यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड यहां पर कैथोड का काम कर रहा है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड को राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। दोनों के बीच में क्या लगाया जाएगा? सॉल्ट ब्रिज। और कॉपर इलेक्ट्रोड को लिखते समय मेटल फर्स्ट देन मेटल आयन, और सिल्वर इलेक्ट्रोड को लिखते समय मेटल आयन फर्स्ट देन मेटल। देखिए क्या लिखा है यहां, हियर कॉपर इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग लाइक एनोड। कैसे पता लगा? कॉपर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर डबल प्लस एक्वस में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं, इसलिए ये एनोड का काम कर रहा है। Here copper electrode is acting like anode while silver electrode is acting like cathode। कैसे पता लगा सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है? तो Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नेचुरली ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। Hence the electrochemical cell involving given cell reaction, यानी ये जो सेल रिएक्शन दिया गया है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज अंडर। देखिए क्या होगा उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, Cu सॉलिड देन सिंगल वर्टिकल लाइन Cu डबल प्लस एक्वस, Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu डबल प्लस एक्वस, बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन, ये हो गया एनोड। देन सॉल्ट ब्रिज आ गया, और उसके बाद Ag प्लस, याद रहे नॉट 2Ag, 2Ag लिखने की जरूरत नहीं, वो तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वहां पर कोफिशिएंट लगाया गया है। यहां पर Ag प्लस सिर्फ सिंबल देना है, Ag प्लस एक्वस देन सिंगल वर्टिकल लाइन देन Ag सॉलिड, ये कैथोड हो गया, और दोनों के बीच डबल वर्टिकल लाइन दैट इज सॉल्ट ब्रिज। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जिसमें ये सेल रिएक्शन हो रहा था। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एकेडमिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए,
Question 2, give the electrode reactions and complete cell reaction occurring in following electrochemical cell. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वही पिछला केस वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दिया गया है और आपसे बोल रहा है कि यहां पर हाफ सेल रिएक्शन क्या होंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या होंगे और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी यूजुअली एकेडमिक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहां पर सेल क्या दिया है, Cu सॉलिड, देन सिंगल वर्टिकल लाइन, Cu डबल प्लस एक्वस, ये एनोड है कॉपर इलेक्ट्रोड, देन सॉल्ट ब्रिज, देन Ag प्लस एक्वस ऑब्लिक Ag, ये कैथोड के समान बिहेव कर रहा है। इन गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉपर इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग लाइक एनोड while silver electrode is acting like cathode. Hence, the electrode reactions and the complete cell reaction occurring in the electrochemical cell can be represented as follows. तो आप देखेंगे यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम कर रहा है, मतलब उस पर ऑक्सीडेशन होगा। याद रहे, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड बोलते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, नेचुरली उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, वहां इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। तो देखते हैं कि यहां इलेक्ट्रोड रिएक्शंस और कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होंगे एट एनोड यानी कॉपर इलेक्ट्रोड पर। Cu सॉलिड गिव्स Cu डबल प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्या होगा वहां पर, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे। एट कैथोड क्या होगा, 2Ag प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद रहे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 2 गेन करने के लिए हमने क्या लिखा इसको, 2Ag प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Ag सॉलिड। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को हमने ऐड कर दिया। याद रहे एरो के इधर का पार्ट इधर, उधर का पार्ट उधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां गेन हो रहे थे, वहां निकले, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहा, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हो गया, गिव्स Cu डबल प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये हो गया आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Cu प्लस प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं, साथ में आपने देखा कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, सेल का सिंबॉलिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, और अगर सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उससे हम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड ओवरऑल रिएक्शंस कैसे लिख सकते हैं। ये सारी बातें आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर हम 12th क्लास की बात कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, डेवलप कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और साथ में इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।